तो गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा गला थोड़ा खराब है, तो अगर आपको ऑडियो में थोड़ी इशू है तो प्लीज बेयर विद मी फॉर दिस वीडियो ओनली। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गांधी इरविन के बारे में, और हमने ये देखा था कि उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जो कि लंदन में होती है। अंडरस्टूड। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप सबको पता है कि किंग जॉर्ज 5 जो थे वो इसको स्टार्ट करते हैं, और जो चेयर करता है वो होता है वहां का प्राइम मिनिस्टर, जो कि नाम से मैकडोनल्ड होते हैं। अंडरस्टूड। तो आज जो हमारी वीडियो रहेगी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही रहेगी। और अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने जहां पे लास्ट में बात की थी साइमन कमीशन 1927, साइमन कमीशन आपका आता है, उसके अगेंस्ट में या उसके रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना शूटिंग पॉइंट आते हैं, और ले देके इरविन की बात होती है जो कि 1929 और स्टार्ट ऑफ द 1930 तक चलती है। अंडरस्टूड। तो आज हमने जो बात कर रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो हमारी होती है 1930 की। तो अगर आप ध्यान दें तो हम बिल्कुल एक क्रोनोलॉजी को ही फॉलो कर रहे हैं, कि क्रोनोलॉजी एज पर इंडियन क्रोनोलॉजी हिस्ट्री की, कि किस सीक्वेंस पे क्या क्या आपके इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स हुए विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सिलेबस। अंडरस्टूड। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 ऑनवर्ड्स होती है, एक साल की रहती है, लंदन में होती है। जैसे मैंने बताया किंग जॉर्ज 5 और राम से मैकडोनल्ड जो कि उस टाइम के वहां पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो चेयर करते हैं और ये ओपन करते हैं। आप इसको ये मानो कि अगर मैं इंडिया के हिसाब से करूं तो चेयर यहाँ पे कौन करता है? अगर आप लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे ये इंडिया में अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है ये पोस्ट होती है स्पीकर की। अंडरस्टूड। और ओपन यहाँ पे कौन करता है? प्रेसिडेंट। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय इंडिया में करूंगी, ये प्रैक्टिस इंडिया में किया, तो जो यहाँ पे किंग जॉर्ज 5 ने किया वो यहाँ पे करते हैं प्रेसिडेंट, और जो यहाँ पे चेयर करते हैं वो करते हैं स्पीकर। और जो ये मीटिंग होती है वो यहाँ पे हम लोकसभा कहते हैं, जो इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है। अंडरस्टूड। सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन और ब्रिटिश की, आप ये कह सकते हैं कि एक टेबल टॉप या टेबल पे बैठ के, या फिर इंडिया के लिए ही कुछ चीजें सुनने के लिए स्पेशल इंडियंस को अलाउ करना कहीं पे भी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट जो होती है वो फर्स्ट एक ऐसी मीट कह सकते हैं आप, कि जहां पे इंडियन और ब्रिटिश एक टेबल पे बैठ के डिस्कस करते हैं। अंडरस्टूड। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश। कांग्रेस और कई बिजनेस लीडर जो उस टाइम के बड़े होते हैं वो मना कर देते हैं जाने से, तो अटेंडी रह कौन जाते हैं? प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा होते हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि सिविल जो आपका 1857 रिवोल्ट होता है जस्ट एग्जांपल के लिए, उसमें भी कई लीडर्स और कई राजे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स को। उस तरह के जो होते हैं, जैसे प्रिंसली स्टेट्स के राजे जाते हैं, मुस्लिम लीग जाती है, हिंदू महासभा जाती है, सिख जाते हैं, पारसी जाते हैं, नेशनल पार्टीज होती हैं कई, जस्टिस पार्टी जैसे वो जाते हैं, एंग्लो इंडियंस जाते हैं, लिबरल्स जाते हैं, काफी जाते हैं। बेसिकली इसमें कांग्रेस और बिजनेस लीडर जो कि आप कह सकते हैं पॉलिटिकली लिंक्ड होते हैं, या आप कह सकते हैं ओपोजिशन में जैसे उस टाइम के जो भी रहते हैं, वो इस मीटिंग को मतलब रिफ्यूज करते हैं, बाकी सभी अलाउ जाते हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल हो जाती है इनकी नवंबर, जैसे हमने बात की नवंबर 1930 से, अगर मैं यहां पे लिखूं, ये आपकी नवंबर 1930 से दिसंबर 1930 के अराउंड चलती है। अंडरस्टूड। और इसका आउटकम क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता, कुछ खास नहीं होता, क्योंकि जो बात करने वाले होते हैं, जिन्हें पता होता है क्या बात करनी होती है, अटेंड करते नहीं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि उस टाइम 1930 में स्टार्ट हुई होती है साल्ट लॉ के साथ, दांडी मार्च के साथ, उसको ये कंटिन्यू करते हैं। आउटकम ये निकलता है। और ब्रिटिशर्स को ये पता लग जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सपोर्ट नहीं करती या इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सिर्फ इतना ही आउटकम रहता है। अंडरस्टूड। अब बात करें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। सेकंड राउंड टेबल उसके एक आप कह सकते हैं 8 या 9 महीने बाद होती है, सितंबर 31 से नवंबर 31 तक। इसमें जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को पता लग गया कि विदाउट आईएनसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा ही नहीं है, तो जब यहाँ सेकंड होती है तो आईएनसी को थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि पुश किया जाता है कि आप मीटिंग में आए। तो आईएनसी मीटिंग में नहीं आने के साथ गांधी जी को नॉमिनेट कर देती है। गांधी जी मीटिंग में आते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसमें गांधी जी कुछ अपने पॉइंट रखते हैं, कुछ भी पॉइंट। अब जो पॉइंट रखेंगे वो दो चीजों में ही होंगे, एक तो जो हरासमेंट है वो कम की जाए। ये मैं आपको मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इनकेस गांधी जी का यहाँ पे आ जाता है कि गांधी जी के क्या पॉइंट्स है और आपको सबको नहीं पता कि क्या एक्चुअल में पॉइंट्स थे, तो आप सब एक आपको जैसे ये लेक्चर के बारे में पता है कि उस टाइम में ब्रिटिशर्स कितनी हरासमेंट कर रहे थे,
इलीगल, आप ये कह सकते हैं तंग करना, डिप्रेस क्लास को तंग करना, जो भी था। तो गांधी जी का सिर्फ और सिर्फ उनके फेवर में वो चीजें लाने का था। अंडरस्टूड। इसमें अगर आपको एग्रीमेंट नहीं भी पता कि गांधी जी वहां पे क्या एग्रीमेंट करते हैं, तो आप खुद अपने पॉइंट, अपने मतलब थॉट प्रोसेस से सोच सकते हैं कि गांधी जी ने वहां क्या कहा होगा कि मैनकाइंड के लिए ठीक होना चाहिए, इंडियंस को हर जगह बराबर का वैल्यू मिलना चाहिए, जैसे ह्यूमन राइट्स होता है वैसे इंडियंस के लिए भी सेम होना चाहिए, कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट गांधी जी वहां जाके बोलते हैं। अंडरस्टूड। और इसमें मेजर क्या होता है, लॉर्ड इरविन जिससे स्टार्ट हुआ होता है, जो वाइसरॉय होता है, लॉर्ड इरविन चेंज होकर लॉर्ड विलिंगटन बन जाते हैं। अंडरस्टूड। लॉर्ड इरविन से लॉर्ड विलिंगटन बन जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि सेकेंड राउंड टेबल में कौन सा वाइसरॉय होता है, तो विलिंगटन होते हैं। अंडरस्टूड। अब इसका आउटकम क्या रहता है कि गांधी जी के जो पॉइंट्स गांधी जी वहां पे रखते हैं वो एग्री नहीं करते। ये तो एग्री क्या करता है, ऊपर से मैकडोनल्ड्स अपनी नई अनाउंसमेंट कर देता है कि दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, प्रोविंस हम कहते हैं स्टेट को। अंडरस्टूड। जो उसको आज हम स्टेट कहते हैं उसको पहले प्रोविंस कहते थे। तो दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनेगी, जिसमें एक था आपका नॉर्थ वेस्ट पंजाब, आपका जम्मू और कश्मीर, और दूसरा था सिंध। अंडरस्टूड। ये मैकडोनल्ड जो यहाँ का पीएम होता है, ये अनाउंस करता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी की आप ये कह सकते हैं रिकमेंडेशन होती है कि वो एक सेटअप होगी, इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी आईसीसी, ये सेटअप होगी। कमेटी ऑन फाइनेंस, फ्रेंचाइज और स्टेट, इसके ऊपर भी एक कमेटी बनेगी। अंडरस्टूड। और रिफ्यूज कर देते हैं डिमांड ऑफ फ्रीडम, जो कि सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं इंडियंस ब्रिटिशर से, तो वो तो बिल्कुल ही रिफ्यूज कर देते हैं कि ये तो आपको मिलेगा ही नहीं। आ रहा है समझ आप सबको। तो एक बार आपको आगे बताऊंगा, वैसे जो ये सेटअप करते हैं कमेटी, ये बेसिकली कमेटी है फाइनेंस, फ्रेंचाइज और स्टेट की। तो इनमें जो फ्रेंचाइज की कमेटी होती है, इस कमेटी के आप कह सकते हैं रिकमेंडेशन के बेसिस पे कम्युनल अवार्ड बनता है। ओके, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कम्युनल अवार्ड। पर मैं वैसे जैसे यहाँ कमेटी बनती है, जो मैकडोनल्ड यहाँ अनाउंस करते हैं कि 3 कमेटीज बनेगी, इस कमेटी के रिकमेंडेशन में कम्युनल अवार्ड का जनरेशन होता है। अंडरस्टूड। तो इसके बाद जैसे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते तो अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ आउटकम, यहाँ पे कुछ नहीं हुई। यहाँ पे आईएनसी को फोर्स किया जाता है कि आप अटेंड कीजिए, गांधी जी को भेजते हैं वो पूरा अपना डाटा बना के। पर जैसे ही गांधी जी वहां डाटा लेके जाते हैं तो उन्हें वहां पे मना कर देते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सिंपल था कि ना तो आईएनसी ने ज्वाइन करना था ना गांधी जी ने ज्वाइन करना था, क्योंकि जाके सिर्फ हाँ भरने वाली बात हो रही थी। ओके, तो गांधी जी और आईएनसी वापस आ जाते हैं। कई प्रोमिनेंट लीडर जो जहां पे जाते हैं वो भी आ जाने से मना कर देते हैं। ओके। अब जब इनका आउटकम कुछ नहीं निकला तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो होते हैं उसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाता है कि हम जो भी बॉयकॉट कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा तक चलता रहेगा। आगे आप सबको समझ के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। फर्स्ट में आईएनसी नहीं पार्टिसिपेट करती, सेकंड में फोर्स किया जाता है तो आईएनसी गांधी जी को नॉमिनेट करती है, और थर्ड में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट 2 की आउटकम 0 होती है एज पर देयर। जब ये हमें पता लगे कि फर्स्ट राउंड टेबल में कुछ नहीं हुआ, सेकंड का आउटकम कुछ नहीं निकला, थर्ड का कुछ नहीं निकला, और यहां से यही डिसाइड हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर बात आ गई। अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा तो जो गवर्नमेंट का पहले था कि रेवेन्यू कम हुआ था लिकर टैक्स, और उससे फॉरेन गुड्स जो बाहर से आ रहे थे वो बिक नहीं रहे थे, लोग जला रहे थे सड़कों के ऊपर, तो उस वजह से इम्पोर्ट इनका कम हो गया बाहर से आना। इस वजह से यूके में जहां से लंदन से आ रहा था वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ हद तक आने शुरू हो गए। तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेती है, और एक्शन ऐसा खतरनाक लेती है कि जहां पे जैसे आज की डेट में आप कह सकते हो 4 से ज्यादा लोग कहीं खड़े रहते हैं, जिसको धारा 144 कर्फ्यू कहते हैं, अरेस्ट करना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जो लोग फॉरेन गुड्स जला रहे हैं उनको मारना, जेल में डालना। जो इंडियंस उस टाइम में बेचना शुरू हो गए, उनकी दुकानें तोड़नी, बुरा हाल जिसको कहते हैं। गवर्नमेंट अपने आप ये कह सकते हैं सप्रेस करने पे आ जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। अगर आप नहीं करते तो हम भी देखते हैं आप कैसे चलाएंगे। तो इतना कुछ होता है, अरेस्ट होते हैं, लाठीचार्ज होते हैं, दुकानें तोड़ी जाती है, जितना भी बुरा हाल होता है। तो अप्रैल 1934 में गांधी जी देखते हैं कि इस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विदाउट कर लेते हैं, और ये स्टेटमेंट देते हैं कि मेरी तरफ से जो इंटेंशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने की थी, बाय आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है या
रियलिटी में वो नहीं आई, पर हमारा जो उद्देश्य था उसको लॉन्च करने का, वो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट, एक जो मास पार्टिसिपेशन जो होता है वो इस मूवमेंट से आ गया था, जो इस मूवमेंट का उद्देश्य था। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे गांधी जी 1934 अप्रैल में इसको विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक जब नहीं होता तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू रहता है, फिर गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है, देन ये विड्रॉ करना पड़ता है। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसी सिनेरियो में अब जैसे मैंने आपको बताया, सेकेंड राउंड टेबल में फाइनेंस, फ्रेंचाइज और स्टेट की कमेटी सेटअप की जाती है। तो जो फ्रेंचाइजी की कमेटी होती है, इसकी एक रिकमेंडेशन होती है कॉम्युनल अवार्ड की। तो यहाँ पे कॉम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब ऑब्वियसली जब यहाँ पे आपका मैकडोनल्ड चेयर कर रहा है, तो ये इंट्रोड्यूस भी आपका ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड करता है 16 अगस्त 1932 को। ओके, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, जिसको हम लोथियन कमेटी कहते हैं, ये आप सबको याद रखना है। इस कमेटी का नाम होता है लोथियन कमेटी। आपसे कोई पूछ सकता है यूपीएससी प्री में, लोथियन कमेटी आपकी कौन सी थी? इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी which was set up in second roundtable conference and introduced by प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड। लोथियन कमेटी के बेसिस पे ये आता है कॉम्युनल अवार्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉम्युनल अवार्ड सिंपल सी चीज है, कॉम्युनल आप सबको पता है कि आज के में कॉम्युनल वायलेंस की बात करते हैं, तो कॉम्युनल क्या होता है? कॉम्युनल हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बेसिकली रिलीजन ही रहता है ये, या आप कुछ भी चीज देख सकते हैं, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर, जिस जिस बेसिस पे लड़ाई हो सकती है। तो कॉम्युनल बेसिकली रिलीजन के ऊपर बात होती है। तो जब कॉम्युनल अवार्ड आ रहा है, तो नाम से ही पता लग रहा है रिलीजन या डिवीजन। तो इसको बेसिकली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत आप मान सकते हैं ब्रिटिशर्स की कॉम्युनल अवार्ड को इंट्रोड्यूस करना। अब इस अवार्ड का मतलब क्या है कि आप जितने भी आपके, जैसे अब इंडिया है, इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया क्या है? इंडिया एक सेक्युलर देश है, और ऐसे कई चीज मिल मिल के ये एक इंडिया बना हुआ है। अब जब ये ज्वाइंट है तो दिस इज इंडिया। तो अब अगर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दी कि इनका सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा, इनका सेपरेट रहेगा, इनका सेपरेट, तो ये जिस तरह से केमिस्ट्री में आप कहते हैं ना बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड उस तरह से दूर होने शुरू हो जाते हैं ऐसे। तो बेसिकली डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी शुरू होगी। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करते हैं रिजर्व को और माइनॉरिटीज को। अंडरस्टूड। माइनॉरिटीज में रिलीजन के बेसिस पे हो गया, और आपका डिप्रेस क्लास में जो लोअर कास्ट होगी, मतलब अगर आप हिंदूज की बात करें, किसी भी जेंडर की बात करें, तो जैसे ही आपने रिजर्व कास्ट में माइनॉरिटीज की बात की, तो एक तो मुस्लिम, सिख, जो भी बिलो 5 या 10% रहते हैं वो आगे। और जब आपने डिप्रेस क्लास की बात की, जो हिंदूज है, इसमें हिंदूज में भी आपस में बाइफिकेशन हो गया, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई जनरल है। ओके, तो ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसको कांग्रेस भी अपोज करती है, गांधी जी भी अपोज करते हैं कि ये हमारी यूनिटी पे अटैक है। जो ये मैं यूनिटी की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये अटैक हो गई, ऐसे हो रहा है। और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत हो रहा है ब्रिटिशर्स की, और हमें ये चीज समझनी चाहिए। और ये इसको बिल्कुल ही अगेंस्ट होते हैं गांधी जी भी, कांग्रेस भी। अंडरस्टूड। तो जैसे ही ये चीज हो रही होती है, तो तभी के तभी आप सबने पूना पैक्ट सुना होगा। पूना पैक्ट आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थ्रू। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब क्या लेके आते हैं कि ये चीज गलत है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा के वो रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं बीच में, कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा, इलेक्टोरेट कॉमन रहेगा, उसमें रिजर्वेशन रहेगी जो कि पहले ही थी। पर जो पहले 71 थी स्टेट असेंबली में, वो बढ़ के हो जाएगी 147। दैट इज अगर मैं एमएलए की बात करूं, प्रोविंस की बात करूं। ओके, और जो आपकी सेंट्रल, जिसको मैं एमपी कहता हूँ, लोकसभा या राज्यसभा कहता हूँ, उसमें आपकी रिजर्वेशन 18% डिप्रेस क्लास की रिजर्व रहेगी। अंडरस्टूड। तो एक टाइप से ये पूना पैक्ट लेके आते हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा के रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और रिजर्वेशन भी बढ़ा देते हैं, जो 71 से 147, और 18% आपकी सेंट्रल असेंबली में। अंडरस्टूड। इसके बाद एक आती है आपकी गांधी हरिजन कमेटी। इसी के साथ ही में जब यहाँ डिप्रेस क्लास की बात होगी, तो एक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग सेटअप होती है सितंबर 1932 में, जिसको गांधी हरिजन कमेटी आप कह सकते हैं। तो ये कमेटी और वीकली एक हरिजन न्यूज़पेपर गांधी जी शुरू करते हैं, और एक हरिजन टूर लगाते हैं इंडिया में 1933 से 1934 के बीच में। ओके, तो ये गांधी जी लेके आते हैं एक, आप कह सकते हैं अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए,
और हरिजन सेवक संघ एक इंट्रोड्यूस होता है 1934 में। और ये एंटायर कैंपेन जो भी होता है ह्यूमैनिज्म और एक रीजन के ऊपर होता है कि हम सबको एक इक्वल है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, जैसे कि मंदिर में नहीं जाना, ये खाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ, इस तरह से आपका पूना पैक्ट और गांधी हरिजन कमेटी चलती है, जो कि बेसिकली एक डिफरेंस क्लास के ऊपर ही बात हो रही होती है। तो इसको अगर मैं बात करूं तो आप सिर्फ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग 1932 सितंबर में आती है, हरिजन सेवक संघ गांधी जी इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये कैंपेन ह्यूमैनिज्म और रीजन के ऊपर होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज देखनी चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार प्री में आया हुआ है। ये पूछा हुआ है, वीकली हरिजन पूछा हुआ है, कब स्टार्ट होता है, हरिजन सेवक संघ कौन स्टार्ट करता है, और किस प्रिंसिपल के ऊपर होता है, तो ह्यूमैनिज्म एंड रीजन के ऊपर। अंडरस्टूड। तो ये चीज जब भी आपकी रहती है, तो इसके बाद ही जैसे 1933-34 हो गया, तो इसके बाद जो मेजर इंसिडेंट आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। अब इसकी रिकमेंडेशन पे कॉम्युनल अवार्ड आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 में जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कांग्रेस एब्सेंट होती है, वहां पे डिसाइड होता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को फॉर्मुलेट करना है। अंडरस्टूड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमने स्टार्टिंग में जो हिस्ट्री चल रही थी हमारी, जिसमें इंडियन काउंसिल एक्ट, उससे पहले चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट का इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। तो वहां पे हमने डिस्कस किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इसके बारे में डीप नॉलेज देखनी है तो एक वीडियो आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज हम जो पॉलिटी सेशन शुरू करेंगे उसमें मैं दोबारा से इसके बारे में डीपली बताऊंगा। ओके। तो फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ते हैं। तो इसका यही है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होता है कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को फॉर्मुलेट किया जाएगा। इसमें भी कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अगेंस्ट होती है, और ये कहते हैं कि आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन होने चाहिए, जो कि इसमें एक पॉइंट होता है इलेक्शन का। अंडरस्टूड। सिर्फ आपने इतना ही देखना। और 1937 में एक इलेक्शन होते हैं, अर्ली इलेक्शन जिसको कहते हैं। तो 1937 के इलेक्शंस का क्या रिजल्ट आता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 1937 के इलेक्शंस होते हैं, 1937 के इलेक्शंस के बाद क्या रिजल्ट निकलता है। उस रिजल्ट के बाद जैसे ये इलेक्शन आते हैं, उसके 2 साल बाद ही आपका वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। तो वर्ल्ड वार स्टार्टिंग में नेशनलिस्ट क्या रिस्पॉन्स करते हैं, क्या कमिटमेंट्स होती हैं, उसके बाद क्रिप्स आता है इंडिया में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार। तो ये सब चीजें जैसे भी है, उसके बाद अगस्त ऑफर आता है। तो आई थिंक 4 या 5 मेजर टॉपिक रहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा नेक्स्ट वीडियो को बेशक थोड़ा लंबा करके इसको खत्म करेंगे, इंडियन हिस्ट्री को टिल 1940 या 1950। अंडरस्टूड। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एनालिटिकल थिंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और प्लीज लेक्चर को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। एंड इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।